जयपुर से दूरी पर बैठा हुआ कोई शख्स ये सोच रहा होता है कि नागौर की खिंसर विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है। नागौर आएगी और राजस्थान की अगर मारवाड़ की राजनीति की चर्चा करिए तो रीछपाल मिर्जा की चर्चा होती है, इनके नाम की चर्चा होती है, बिना इनकी चर्चा शुरू नहीं होती है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, अपने घर में हैं, अभी प्रचार करके आ रहे हैं और फिर प्रचार के लिए निकलेंगे। खिंसर में हम लोग कल से घूम रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके का राजनीतिक माहौल दिख रहा है, सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। हम लोगों ने लगभग 5 कवर किया। 5 पर देखा तो वहाँ पर एक तरह सा चुनाव हो रहा है, कहीं नेता आगे हैं, कहीं नेता पीछे हैं। खिंसर में आने के बाद कहानी पलट जाती है और कहानी की शुरुआत करते हैं आपसे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव का आपका। संतोष जी पांडे साहब, पहले मैं आपका सबसे बड़ा चैनल जो एबीपी न्यूज है उस पर आपका स्वागत करता हूँ। और आपसे मैंने पहले पूछ लिया तो आपने कहा हमारा चैनल हिंदी का है, तो मैं ज़्यादातर आपको हिंदी में बात कहूँगा, नहीं तो मेरी मातृभाषा मारवाड़ी है, उसी में मैं बोलता हूँ। आप मेरे से जो भी सवाल करना चाहें कर लें, मैं उनका सवाल पहला यही है कि क्या माहौल है, हम लोग माहौल देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल है? ऐसा है साहब कि ये नागौर जिला जो है, यहाँ आप 71 से मैं इस राजनीति में हूँ और मेरे बड़े फादर यहाँ से 6 बार एमपी रहे। उनके साथ मैंने ये काम शुरू किया था और उनके हम जब मीटिंग होती थी तो दरी बिछाने का काम करते थे। यहाँ के लोग बहुत पक्के हैं जुबान के, और यहाँ के जो पशु मेले लगते थे वो मशहूर मेले थे। अब आज तो वो मेले खत्म हो गए और 96 में उनकी स्वर्गीय नाथूराम जी बिरला साहब की डेथ हो गई। उसके बाद में मैं 4 बार मैं खुद एमएलए रहा हूँ, इंडिपेंडेंट भी रहा हूँ, कांग्रेस से रहा हूँ, जनता दल से रहा हूँ। पिछली बार मेरा बेटा कांग्रेस से विधायक था। तो इस जिले के लोग जो बात तय कर लेते हैं उस बात पे अडिग रहते हैं। और अब की बार उन्होंने ये तय कर लिया कि भाजपा के उम्मीदवार हेमंत राम डांगा, जो एक गरीब किसान परिवार से आता है और उसके पास ना तो चुनाव लड़ने के लिए धन है, ना कोई सामग्री है, तो यहाँ के 36 कौम के लोग उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। मेरे हिसाब से हेमंत राम डांगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अच्छी बढ़त से जीते। मेरा परिवार इस चुनाव में नहीं है, टिकट के रूप में नहीं है, लेकिन आपके प्रचार को देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रचार को देख रहा हूँ, आपके पूरे परिवार को देख रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जयपुर से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उस दौरे में तमाम नेता हैं, यहाँ से आप लोग हैं, जैसे हमारे लोगों से बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ताकत लगानी पड़ रही है चुनाव? जी देखो, ताकत तो आम जनता लगाती है, हम तो उनको जगाने का काम करते हैं। और जो मिर्जा परिवार है उसका इतिहास है संतोष जी पांडे साहब, जिस समय में जिस जमीन को खासकर जोतता है उसको उसके पास उसका मालिकाना हक नहीं था। तो हमारे स्वर्गीय बलदेव राम जी बिरला और स्वर्गीय नाथूराम जी बिरला ने एक टेंडेंसी एक्ट बना और उस समय एक अंग्रेज अफसर हुआ करते, तो उनसे साइन करवा कर स्वर्गीय नाथूराम जी बिरला उस टेंडेंसी एक्ट को पास करा कर लाए थे। राजस्थान के किसान को जिस जमीन को जोतता है उसका खातेदारी का हक मिला था। इसलिए आज भी पूरे राजस्थान में हमारे परिवार का बहुत मान सम्मान है। चुनाव जरूर हम हार जीत होती रहती है, प्रजातंत्र में जनता माई बाप है। जनता जो फैसला करती है वो प्रजातंत्र में स्वीकार करना पड़ता है। और जो ये लंबे समय से इनकी जो ये यहाँ आतंक मचा रखा है, मेरे हिसाब से उसका अब की बार अंत हो जाना चाहिए। आपने जैसा कहा ताकत झोंकने का सवाल है, तो हमारे पास क्या ताकत है? ताकत तो यहाँ के 36 कौम के लोगों के पास है, वो अपना निर्णय देंगे। हम तो गांव-गांव जाकर उनको झोली फैलाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लोग राजी खुशी हमारे को कह रहे हैं वोट देंगे, हेमंत राम को जिताएंगे और इस कौम की बार राजस्थान की विधानसभा में ले जाएंगे। क्या जगा रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ जगा रहे हैं या आरएलपी के खिलाफ? 2 चुनौतियां आपके सामने खड़ी। यहाँ पर लोग कह रहे हैं दूर पैसे पूरी है, आपको त्रिकोणी दिख रहा है? कांग्रेस मुकाबले में नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच चुनाव बना हुआ। अब आप ये देख लो कि कांग्रेस जरूर तीसरे दौड़ में है, पर कांग्रेस कितने वोट लेगी ये अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है। पर कांग्रेस इस चुनाव में बिल्कुल ही कमजोर नजर आती है, क्योंकि मैं खुद भी कांग्रेस में रह चुका हूँ और इसके पहले भी जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस से मेरा भतीजा भी खड़ा हुआ, ये चौधरी सवाई सिंह जी भी खड़े हुए थे।
उनके पहले डॉक्टर सिद्धेश चौधरी भी खड़े हुए थे। जो दमदार कैंडिडेट थे उन्होंने पूरा दम लगाया, पर ये कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई। आपको बार बार चुनौतियां जो है प्रजा परिवार की बेनीवाल से ही मिल रही है कंटिन्यू, 24 हो, विधानसभा हो, फिर चुनाव आ गया, कैसे देख पा रहे हैं? अब चंद्रमोहन पांडे साहब, आप इसको चुनौती मानते हो, मैं कोई चुनौती नहीं मानता इसको। हनुमान बेनीवाल जी के पिताजी को मेरे बड़े फादर ने मूडवा विधानसभा क्षेत्र था जबकि खिमसर नहीं था, उस समय 2 बार यहाँ से विधायक उन्होंने बढ़ाया था। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल राजनीति में आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए। इनका 302 का मुकदमा लग गया था, उसमें हमने मदद की, ये निकल गए। निकलने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी से कहा कि इनको चुनाव लड़ाना चाहते थे, इनको लड़ा दिया और इनकी बुद्धि बोल गई। और जो जाट समुदाय के लोगों ने इनको बहुत बड़ी मदद की है और बहुत बड़ी मदद करके इस मुकाम पे पहुंचाया है। और इन्होंने जाट समाज को ही खत्म करने का बीड़ा उठाया और जाट समाज के करीब करीब अच्छे परिवारों के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतारे, सौदेबाजी करना, उम्मीदवार खड़े करे तो पैसे लेना, दूसरा बैठाए तो पैसे लेना, सुलाए तो पैसे, उठाए तो पैसे, बैठाए तो पैसे, ये इनका धंधा बन गया। तो अब करीब करीब मेरे हिसाब से सारे लोग ये समझ चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं, किसके लिए करते हैं। ये संघर्ष अपने परिवार के लिए कर रहे हैं या छत्तीस कौम के लोगों के लिए कर रहे हैं। जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, अगर आपको देखा जाए 24 का जो परिणाम आया उसमें हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर बहुत कम हो जाता है। 23 की विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम हो जाता है। लोग कह रहे हैं बेनीवाल यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम होता है। क्या बताओ? देखो साहब, एक समय होता है आदमी का, तो जी पांडे साहब, जिंदगी में आदमी का समय बदलता रहता है। तो भाई इनका समय बदल गया। जब ये चरम पे थे उस समय इनकी बार भी मतलब अच्छी मीटिंगें होती थी, इनका जनाधार भी था, लोग इनको पसंद करते थे। पर जब लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली ये कहते हैं मैंने लड़ना सिखा दिया। अरे भाई साहब, लड़ना कोई सिखा दे यार, आपने क्षमा खाने को किसका सिखाया? और मैंने जो इनसे 4 सवाल किए हुए हैं आज तक उनका जवाब नहीं दे पाए। उन सवालों को रिपीट करूँ? उन सवालों को मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय के लिए आपने क्या किया? नागौर जिले के जो आरोप आप लगाते थे कि बिरला परिवार ने इसको पीछे रख दिया, इसको जिले की विकास की नई गति देने के लिए आपने क्या कदम उठाए? और आपने जो अग्निवीर और सेना का नाम लेके और आप जो भी चुनाव जीते हैं बीजेपी गठबंधन से, कांग्रेस के गठबंधन से, आप अपनी ताकत पे यहाँ कोई चुनाव, एक एमएलए का चुनाव जीते थे, बाकी मेरे हिसाब से कोई चुनाव नहीं जीते हैं। तो अब जनता समझ चुकी है। नहीं तो हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं, मेरे पास में 15 करोड़ की एक ट्रेड यूनियन की संस्था थी, उसकी जमीन थी, मैंने समाज को दी है। उस समाज के हॉस्टल बन गया, उसमें उस हॉस्टल से आज तक करीब 5 साल में 300 बच्चे नौकरी में लगे हैं, सरकारी नौकरी। तो ये बता दे मेरे को मेरी उपलब्धि क्या है, भाई समाज के लिए क्या किया, नागौर के लिए क्या किया, किसान और जवान के लिए क्या, मजदूर के लिए क्या किया। आप बार बार तेजाजी का नाम लेते हो, उस तेजाजी के लिए क्या किया? ये मेरा उनसे सवाल 4 सवाल थे, वो जवाब दे नहीं पाते। ये 4 सवाल आपकी बड़े जेन्युइन हैं आपके हिसाब से, लेकिन हम लोग जब हिंसन में एंट्री कर रहे थे सनम्बर से आते समय, तो 2-3 टोल दिखे हमें स्ट्रीट हाईवे की जो पूरी तरह से खाली थे। लोगों का कहना है कि बेनीवाल आते हैं तो टोल फ्री करा देते हैं। ये भी एक बड़ा यहाँ पर चुनाव में मुद्दा बन रहा है। आप कोई टोल फ्री नहीं हुआ, कोई टोल फ्री नहीं हुआ, इनका सिर्फ हुआ है ये अब किसी को कहते थे टोल फ्री करा दूंगा, बिजली फ्री करा दूंगा। अब ये इनके बहाने हैं, ये तो इन्हें डुबले चलते रहते हैं इनके। और कोई अब इनके पास कोई ज़्यादा ना तो वोटर है, ना इनकी संख्या रही है, ना इनका जन बन रहा है, ना इनका कोई जनाधार रहा है। ये पूरी तरह अपनी बारी चुनाव में घिरे हुए हैं। तो इस चुनाव का परिणाम आए तो आप देखना कि की जनता क्या है। अब आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। सोशल मीडिया पर आप बहुत देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, आपकी बातों को बड़ी गंभीरता सुनते हैं, आपके कई कोड होते हैं, कई वर्ड होते हैं, लोग बहुत उसको टैगलाइन बना लेते हैं। इस बार क्या चुनाव दे रहे हैं आप टैगलाइन? देखो साहब, एक तो मैं निस्वार्थ राजनीति करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा, इस जिले की जो 2 हस्तियाँ थी, जाटों में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्जा, राजपूतों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी पाल, उन
के लोग नहीं बल्कि राजस्थान के लोग जो मेरे ये वीडियो वगैरह देखते हैं मुझे दिल से प्यार करते हैं। मेरे को जैसे अपने बच्चे को प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, इस रूप में मेरे को इस जिले की जनता का, राजस्थान के लोगों का अपार स्नेह मिलता है। वही मेरी सबसे बड़ी कमाई। लोग फोन करके क्या कहते हैं आपका? अब फोन करके कहते हैं, कई फोन ऐसे भी आते हैं भाई मिर्जा जी आप यहाँ आओ, हम आपका शो कराते हैं। मैं कोई बिल्कुल सर्कस वाला थोड़ी हूँ जो शो करता फिरूँ। मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूँ और मैं भाषण देता हूँ इस जिले से। बीजेपी ने मेरे को लोकसभा में भी स्टार प्रचारक के रूप में भेजा था। इचल गणती का आप पता करना, महाराष्ट्र की एक सीट से संभाजी राव माने उम्मीदवार थे और मैं इचल गणती की सीट पर हमारे यहाँ राजस्थान के मारवाड़ियों के करीब 25-30 हज़ार वोट है। मेरे को पार्टी ने वहाँ भेजा। उसके अलावा 7 लोकसभा सीटों पर और भेजा। वो सीट सिर्फ पांडे साहब 40,000 से लीड उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली और 14,000 से वो कैंडिडेट जीता है पार्लियामेंट। मतलब आपको अब बाहर भी पार्टी भेज रही है? भेज रही है। बीजेपी ने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। यहाँ भी मैं स्टार प्रचारक हूँ, 40 की सूची में मेरा नाम है, इसलिए मैं ईमानदारी से बीजेपी के लिए दौड़ रहा हूँ। और मैं हमेशा इस परिवार का यही नियम है कि जिस पार्टी में रहते हैं उसके परिवार के प्रति अपन मारवाड़ी में अपन कहें कि एक बाप को हुए तो एक बात करें, 2 बाप को हुए तो 2 बात करें। तो हम एक बाप के हैं, एक ही बात है। जयपुर में तो लोग कह रहे हैं कि आप हो सकता है फिर कहीं कांग्रेस में वापस आ जाए, बनने लगेगा, आपका लग रहा है? मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा। और मैं बीजेपी में किस लिए आया आपको ये भी बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को इस मुकाम पर पहुँचाया, जो व्यक्ति 18 घंटे हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करता है। सीटें जरूर कम हुई है, संतोष जी पांडे साहब, नरेंद्र जी मोदी जब तक जिंदा रहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और कांग्रेस की बात आप करो तो कांग्रेस ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं आज तक। क्या दिया कांग्रेस? कांग्रेस ने हमारे 7 नामचीन परिवारों को पकड़ लिया और मेरा झूठा एंटी करप्शन ब्यूरो में चालान करवाया। मतलब उससे मैं कोई नहीं डरने वाला। मैं तो डरता हूँ एक भगवान से, इस कौम के लोगों से, जिनसे वोट कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं चुनाव से पहले आपको उन्होंने बोर्ड का अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि आप उनके बहुत प्रिय थे कांग्रेस में, आपकी बड़ी इज्जत थी वहाँ पर, बड़ा आपका सम्मान था। मैं बता दूं आपको, सिर्फ 15 दिन पहले बनाया। जब वोट का अध्यक्ष जो बनाया 15 दिन पहले बनाया, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। उससे पहले ही चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई। उन्होंने ये लास्ट में फैसला किया था। मेरे को 5 साल पहले बनाते अगर पार्टी को फायदा लेना होता तो। ये बात है पांडे साहब कि जब टाइम निकल जाए फिर उसको याद करते हैं, क्या मतलब है उसका? बताओ। समय निकल गया, समय निकल। लेकिन अब एक और नेता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आजकल उनका बड़ा रील वायरल होता है। तो जहां जाते हैं गमछे की बातें बताना शुरू कर दी हैं, गमछे कहानियां सुना रहे हैं। आपको क्या लगता है उसका कोई असर पड़ रहा है? देखो साहब, वो मेरे सम्मानीय नेता हैं और इस कांग्रेस के आज प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनको वो मुद्दों की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं, इसलिए समाज में उनका मान सम्मान पहले भी था, आज भी है, बना रहेगा। पर पार्टी उनको कितने दिन अध्यक्ष रखेगी? पार्टी को यह सोचना है कि जिस गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 साल घूम के राजस्थान में वापस कोशिश कर रहे हैं कि हम राज बनाएं, उस मुकाम तक अगर ले जाए तो इनको कब बाहर करेंगे ये पता नहीं है। जैसे कि 1998 में परशुराम मदेरणा जी का फोटो लगाया था घोषणा पत्र पर। 156 सीट दी राजस्थान की जनता ने 200 में से, और मुख्यमंत्री कौन बने? परशुराम मदेरणा जी जब उस वक्त सेरेमनी में थे, वो सेरेमनी में मैं उनके पास था, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। ये उनका आदर सत्कार। जब आप वो सेरेमनी हो रही थी, हाँ वो सेरेमनी हो रही थी, सुमित्रा सिंह जी जो अभी मौजूदा है, जिंदा है, आप उनसे पूछना। उन्होंने कहा रिजपाल तू मदेरणा साहब के लिए कुर्सी ला दो। हमारे हरि महाराज करके हुआ करते थे, पंडित थे वो भी, उनसे मैंने कहा हरि महाराज कुर्सी दो साहब मदेरणा साहब। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि डोटासरा जी को जब कुछ मिलने को होगा तो बाहर हो जाएगा कांग्रेस से? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की नीति कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ इनको बनाए रखें और इनका मान सम्मान हमेशा बना रहे। तो कांग्रेस क्या करेगी ये बात उनके सोचने की है। जिस आदमी ने, सचिन पायलट साहब ने 5 साल खून पसीने से राजस्थान की जनता के लिए काम किया, इस सरकार को सत्ता में लाए,
उस आदमी का क्या अर्थ हुआ? कितनी तवज्जो मिली उसको? मतलब आप मानते हैं पायलट साहब से बहुत बड़ा गलत हुआ उस समय गलत ही हुआ, क्यों नहीं हुआ गलत हुआ? इससे ज्यादा गलत क्या होगा साहब? जिसका हक मार दिया और जिसकी अभी उम्र उसके फेवर में है, वो एक ऐसा नेता है जिसके पीछे उसकी कौम नहीं 36 कौम के लोग उसको नेता मानते हैं, उसको ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस क्या करने वाली है आप बताओ? तो अब क्योंकि आप बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, यूनियनों में क्या हो रहा है? यूनियन में क्या हो रहा है? मैं देखो साहब, मैं तो बड़ा नेता हूँ, मैं गरीब किसान परिवार से जन्मा हूँ। मैंने 10 साल हाथ से ट्रक चलाया पांडे साहब। ट्रक चलाते चलाते ड्राइवर करते करते ड्राइवरी से इस मुकाम पर पहुंचा। और मैं नागौर के चुनाव से बाहर नहीं गया, इसलिए दूसरे जिले की जानकारी जितनी आपको है उससे कम जानकारी मेरे को है। इसलिए इस पर मैं अगर कोई यहाँ बैठा प्रतिक्रिया दूँ तो मेरे लिए शोभा नहीं। एक सवाल कर देता हूँ और आखिरी, बेनीवाल जी के लिए क्या कहना आपका? अगर चुनाव चुकी आपकी हो ही नहीं, प्रचार कर ही रहे, जगा रहे आप, तो बेनीवाल जी के लिए क्या कहना? वो मारवाड़ी में कहना चाहे कह सकते हैं। बेनीवाल जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़े और बेनीवाल जी पूरी तरह बोखलायोड़ा है। उनकी धर्मपत्नी का कोई दोष नहीं है, वो तो देखो मेरी बेटी के समान है। हमारे भी 3 बेटियां हैं। तो पांडे साहब अब की बार ने पतो लागो कि भाई अपना टिकट आ गलत दी घर में, अगर दूसरा कोई सामान्य कार्यकर्ता ने टिकट देर मैदान में उतारता तो चुनाव अलग। तो अब की बार आओ चुनाव है तो बेनीवाल जी का निकल गो और 101% पूरा विश्वास है नागौर की। अच्छा, कल आप मुख्यमंत्री साथ ही थे, यहाँ पर भजनलाल जी आए थे, आप सभा में भी थे, मंच पे भी थे, क्या दिखा आप लोग के साथ? जी, कल भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन जी राठौर साहब की यहाँ सभा हुई थी। वो हमारे सभी यहाँ के नेतागण, कार्यकर्तागण, सम्मानीय नेताओं के, ज्योति मिर्दा के, CR चौधरी साहब के मेरे कहने से वो सभा रखी है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट मंच पर बैठे थे। बहुत बढ़िया यहाँ सभा हुई। मतलब इस गांव में करीब 7-8 हज़ार 10 हज़ार लोगों की यहाँ भीड़ आई थी उनको सुनने के लिए। हम सब ने वहाँ लोगों को बात कही है अपनी। मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। राजस्थान का मुख्यमंत्री जो एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते थे, वो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हमें भी इस बात का गर्व है और मुख्यमंत्री जी को लोग बहुत एक साधारण रूप में पसंद करते हैं। कोई भजनलाल जी शर्मा नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं, राजनीति में अच्छा काम करेंगे। अभी ये जो पांडे साहब जो टाइम निकला है वो 10-11 महीने तो चुनाव में निकल गए। अभी ये 4 साल अगर भजनलाल जी और मदन जी राठौड़ मिलकर राजस्थान की जनता के लिए बढ़िया काम करेंगे तो सरकार रिपीट हो जाएगी। अब ये उनके सोचने का विषय है, उनके सोचने। लेकिन आपके सोचने का विषय है। आप कह रहे थे बारिश इसलिए ज्यादा हुई तो कुछ नहीं कर उठा थे, तो लोटा लेके आए थे पानी और गिरा दिया, पानी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बारिश का यूं है साहब के ये हमारे बटेरे कहते थे कि भाई जरा अच्छी बिजली घर में आ जाए और भी को पग फेरो बढ़िया हुए तो वह घर में न्याल करते। तो ये अच्छा पग फेरा है भजनलाल जी का। उससे राजस्थान में 20 साल का वर्षा का रिकॉर्ड टूटा है, 20 साल का बारिश के लिए। और इतनी बारिश हुई है कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ गया, अच्छी फसलें हुई है। अपनी आज दीपावली में आप देखे बाजारों में कैसी रौनक थी, लोगों के पास पैसे होते हैं, कह रही झुंझुनियों हुए जब बाजे जरा टाबर राजी हुए। देखी बात है साहब, तो भजनलाल जी अच्छा आदमी, अच्छी सरकार चलाएंगे, काम बढ़िया हो रहा है। काम हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं बढ़िया। आपकी मुलाकात हुई बीच में कभी? आपने क्या कहा कि काम बढ़िया चल रहा है, क्या बोला? बाकी कुछ नहीं बोला? हाँ, मेरा मुलाकात महीने 2 महीने में एक बार हो जाती है और ज्यादा मैं कोई मुलाकात करता भी नहीं। वो भी मेरे को कोई बात होती है बुला लेते हैं, कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, मेरा मान सम्मान रखते हैं, मैं भी उनका पूरा मान सम्मान करता हूँ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते भी वो सरकार के मुखिया हैं और मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यों का भी मैं बड़ा मान सम्मान रखता हूँ। वो भी मेरा रखते हैं, कोई ऐसी मेरा गलत बात कहता भी नहीं। पंडित जी मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैंने पहले भी आपको एक चलिए फिर आपकी सवाल पॉलिटिकली कर लेता हूँ। बोर्डों का गठन होने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या लगता है? कुछ लगता है जगह मिलनी चाहिए, क्या जरूरत है, या लगता नहीं? पांडे साहब, जो भी सरकार फैसला करती है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है, वहाँ शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री जी,
उनके नीचे जो टीम काम करती है वो तो फैसला करेंगे, स्वीकार है। मैं कोई पद का भूखा नहीं, मेरे को क्या पद चाहिए साहब, मेरा इतना मान सम्मान है। आप अब किसी सभा में चल के मेरा देखना कि कितना मान सम्मान है मेरा, इससे आपको पता लगेगा कि वाकई रिछपाल मिर्जा को लोग प्यार करते हैं और लोग प्रेम से रखते हैं, लोग अपना मानते हैं और अपना मान के रिछपाल मिर्जा की बात सुनते हैं। अपना बात सुनते हैं। ये मैंने फिर कहा कि जिस तरीके से रिछपाल मिर्जा की हम लोग जब सुबह से कल से आज आए हुए लोगों का कहना था इनका इंटरव्यू जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ सुनना चाहते हैं लोग, इनकी क्या राय है इस उपचुनाव पर, भजन लाल पर, हनुमान बेनीवाल पर, गोविंद सिंह डोटासरा पर। ये वो नेता हैं जो यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं, भूमिका में पूरी तरह सक्रिय भी है। तो लोगों से बात करता हूँ तो लोगों का कहना है कि रिछपाल मिर्जा जी जो चाहेंगे उस तरह की चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिकली हो जाएंगी। एबीपी लाइव के साथ कुमार पांडे, खिंसर, नागौर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.